हेलो दोस्तों, गगन आईसीएस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बात करेंगे जिसका नाम है मौलिक अधिकार। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त वे मूलभूत अधिकार हैं जो उनके विकास के लिए आवश्यक हैं और न्यायपालिका द्वारा संरक्षित है। मौलिक अधिकार नागरिकों को किसके द्वारा प्रदत्त हैं? संविधान के द्वारा प्रदत्त है। पूछा जाता है प्रश्न किसके द्वारा? संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं और जो उनके विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकार हैं जो नागरिकों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है और मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका का संरक्षण भी प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों को किसका संरक्षण प्राप्त है? तो मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। पूछा जाता है प्रश्न कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में जो मौलिक अधिकार उल्लेख हैं वे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अधिग्रहित किए गए हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट द्वारा समर्थन किया गया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया जाए। तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया। और मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति वाद योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर राज्य कोई ऐसा कानून बना देता है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सीधे चुनौती दी जा सकती है। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? वाद योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका या चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद दोनों इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट में और किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में चुनौती दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। किसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में चुनौती दी जाती है। इसलिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। प्रश्न पूछा जाता है मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? तो आपातकाल की यदि भारत में आपातकाल की स्थिति है तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करके निलंबित कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है किंतु उसके आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। मौलिक अधिकारों को कौन संशोधित कर सकता है? संसद के पास शक्ति है कि मौलिक अधिकार को संशोधित कर दे, परंतु एक सीमित मात्रा में। इस संसद के पास शक्ति है परंतु वो सीमित है। क्योंकि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित तो कर सकती है परंतु उसके आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। तो संसद के पास शक्ति है कि मौलिक अधिकारों को संशोधित कर दे। तो जिसका ये बात कब कही गई? 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है बशर्ते उसके आधारभूत तत्वों को परिवर्तित ना हो। मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है कौन? संसद, परंतु उसके आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में जिन मौलिक अधिकारों का प्रावधान है वह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। इनके अतिरिक्त अन्य जितने मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं, परंतु अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। प्रश्न पूछा जाता है संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 किसको परिभाषित करता है? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य का अर्थ होता है, राज्य का अर्थ है संघीय सरकार। राज्य सरकार भारत की संसद, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका और पंचायतों से है। जो अनुच्छेद 12 है वो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। आगे मौलिक अधिकारों में हम जहाँ जहाँ पर भी राज्य शब्द का प्रयोग करेंगे तो राज्य का अर्थ क्या होगा? राज्य का अर्थ होगा संघीय सरकार, राज्य सरकार, भारत की संसद, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकाय में नगर पालिकाएं और पंचायतों से होगा। जहाँ पर भी हम राज्य शब्द का प्रयोग करेंगे उसका अर्थ संघीय सरकार, राज्य सरकार या संसद या राज्य विधानसभा से होगा। तो अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। आगे बात करते हैं न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है क्योंकि अनुच्छेद 13 प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 13 ये प्रावधान करता है कि यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, राज्य कोई ऐसा कानून बना दे जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो न्यायपालिका उस कानून को उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि यदि राज्य कोई ऐसा कानून बना देता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो न्यायपालिका उस कानून के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर देगा। मतलब जो कानून बना होगा तो कानून का जितना हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा होगा तो न्यायपालिका उसी कानून के सिर्फ उतने ही हिस्से को शून्य घोषित कर देगा, उसको हटा देगा। तो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों को संरक्षित करती है। मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 13 में प्रावधान है। अनुच्छेद 13 में प्रावधान यह है कि राज्य यदि कोई कानून बनाता है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो न्यायपालिका उस कानून को उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर देगा। तो अनुच्छेद 13 में न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बताया गया है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार से हटाकर संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारंभ में मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा
अनुच्छेद 31 से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। कहाँ? संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। तब से संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार न होकर एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। प्रश्न पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। बहुत पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार अब जो है सिर्फ एक कानूनी और या संवैधानिक अधिकार है, परंतु 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था जो संविधान के अनुच्छेद 31 में था। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसको हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया और अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। अब वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद और अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है। अगला है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 और 30। अनुच्छेद 19 और 30 में संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार का प्रावधान है। अगला और आखिरी मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यहाँ पर हमने सिर्फ इतना पढ़ा। इन सभी 6 मौलिक अधिकारों को हम आगे डिटेल में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे।